हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साइंस के पूरे जो है 40 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का लिंक प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट है, कहता है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्नलिखित शामिल है। तो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यहाँ पे राइट होने वाला है। देखिए यानी क्या होगा, तो छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। तो एक साधारण आवर्धक ग्लास में छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल हैं। एक साधारण आवर्धक ग्लास में छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप त्वरण निकाल लीजिए। त्वरण होगा आपको अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बट्टा में टाइम। ठीक है, तो अंतिम वेग है 7, ठीक है, और प्रारंभिक वेग है 4। समय कितना है, समय है 2, तो 7 में से 4 गया 3/2। तो यहाँ पे समय निकल गया, सॉरी त्वरण निकल गया 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल लीजिए बल। तो F बराबर क्या होता है, ma। ठीक है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी F m कितना है 5, और आप जो है त्वरण निकाले कितना 3/2। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये केजी में। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15/2, 15/2 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हो जाएगा 15/2 न्यूटन, यानी 7.5 न्यूटन, 7.5 न्यूटन। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दूसरा ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, दूसरा ऑप्शन। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, कहता है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है और उसका वेग इतना से इतना हो तक बढ़ा देता है। तो कहता है प्रयुक्त बल की मात्रा। तो सबसे पहले हमने त्वरण निकाली। त्वरण बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपको अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, अब बट्टा में क्या होता है, समय। तो अंतिम वेग है 7, प्रारंभिक वेग है 4, समय है 2, 7 में से 4 गया 3, यानी 3/2 आपको निकल गया जो है त्वरण। और हमको निकालना है बल। तो F बराबर होता है m/a। तो देखिए, द्रव्यमान कितना है 5, त्वरण कितना है 3/2, ये 5 दिया 15/2, यानी 7.5 न्यूटन। नेक्स्ट देखिए 13 है, कहता है कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, तो हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा, ठीक है, पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और चंद्रमा का पलायन वेग जो है 2.30 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ का था कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य। नेक्स्ट देखिए, कहता मान लीजिए पृथ्वी से पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को किस रंग का दिखाई देगा। तो देखिए, यहाँ पे होगा आपको तीसरा ऑप्शन, यानी पीला। तो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखाने वाले प्रकाश रंग ज्ञात करने हेतु यहाँ पे सूत्र होता है V बराबर I लेमडा माइनस लेमडा 0 इंटू में क्या होता है C। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, तो V बराबर होगा I लेमडा माइनस लेमडा 0 बाई लेमडा इंटू में C। ठीक है, लेमडा है मूल
तरंगदैर्घ्य, लेमडा 0 है आभासी तरंगदैर्घ्य, अभी है रॉकेट का वेग। चूंकि रॉकेट पृथ्वी से पश्चगामी हो रहा है, ठीक है, अतः प्लस चिन्ह लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2/10 सी बराबर लेमडा माइनस लेमडा 0 बाई लेमडा इंटू में क्या होगा सी। तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा 2/10 यानी 1/5 बराबर लेमडा माइनस लेमडा 0 बाई लेमडा, ठीक है। यहाँ से सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको, यानी यहाँ पे होने वाला है लेम 1 माइनस, अब देखिए ये लेमडा से ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 0, ठीक है, यानी लेमडा 0 बराबर 1 माइनस 1/5 या फिर 2/10 कहिए, तो ये घट के कितना होगा 8/10। तो यहाँ से लेमडा का मान कितना होगा, लेमडा का मान होगा 10/8, लेमडा का मान 10/8 लेमडा 0, ठीक है। तो यहाँ से है कितना हो गया 1 यानी 1.25, देखिए ये हो गया 1.25 लेमडा 0। तो चूंकि नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मान 450 nm से 475 nm तक होता है, ठीक है, अतः पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को जो दिखने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की रेंज 562.5 nm से 593.75 nm तक होगी, जो कि पीला प्रकाश होगा। नेक्स्ट फिर देखिएगा था समय की दृष्टि से दो द्रव P और Q के ताप का 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जो उतार चढ़ाव नीचे क्या लेख में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कथा के निम्नलिखित में कौन कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 115 का। तो देखिए आलेख में P को सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, प्रदर्शित किया गया, जबकि Q जो है वक्रीय, जबकि Q जो है ये क्या कर रहा है, जबकि Q वक्रीय है। स्पष्टतया द्रव Q का ताप P की तुलना में द्रव Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंचा, ठीक है। तो द्रव जो है स्पष्ट है कि द्रव Q का ताप P की तुलना में जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंचा। 116 है कि दो तारों की लंबाई व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध जो है 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होने वाला है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए R बराबर होता है रो L/A, ठीक है, जहाँ R है प्रतिरोध, रो है प्रतिरोधकता, L है लंबाई, A है क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो यदि प्रथम तार के लिए P1, ठीक है, प्रथम तार के लिए यदि यहाँ पे आप, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको R1/R2, यहाँ पे दे दिया गया है 1:2, ठीक है, कितना है 1:2, तो 1:2 यहाँ पे हो जाएगा आपको L1, देखिए P1 बराबर यदि P1 या रो 1, यहाँ पे L1 बराबर L मान ले और R1 बराबर R, ठीक है। तो दूसरी तार के लिए P2 बराबर क्या होगा 2P, ठीक है, और L2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2L, R2 हो जाएगा 2R, ठीक है। तो यहाँ से R1 बराबर होगा RL बटा में πr², समीकरण 1। अब देखिए यहाँ से हम R2 निकालेंगे तो R2 हो जाएगा 2P इंटू 2L बटा में 4πr², समीकरण 2। अब R1/R2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P/2P इंटू L/πr² यानी 4πr² बटा में 2L, 4πr² बटा में कितना 2L। तो पहले तार का प्रतिरोध कितना है 10 ओम, ठीक है। तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो मोटे तार का प्रतिरोध होगा 10/R2, ठीक है, 10/R2 यानी कितना होगा, यानी 1 ओम। तो यहाँ से होगा 10/R2
10/R2, तो R2 बराबर कितना होगा, 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 10 ओम, यानी बी। देखिएगा था कौन सा जो है एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से ही चुंबकित होते हैं तथा किसी अति चुंबकीय के समीप लाए जाने पर ही आकर्षित होते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों पर प्रतिदीप्त किसके कारण होती हैं। तो फर्स्ट कैथोड किरणें। कैथोड रे ट्यूब का आविष्कार 1897 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक कार्ल्स फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था। यह एक खाली कांच का ट्यूब होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होता है जो इलेक्ट्रॉनों का एक स्रोत होता है और एक फ्लोरोसेंट रोशनी आमतौर पर इलेक्ट्रॉनों को तेज करने और जो है पुनः निर्देशित करने के लिए आंतरिक या बाहरी साधनों के साथ होती हैं। प्रकाश तब उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लोरोसेंट ट्यूब से टकराते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फर्स्ट। डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों पर प्रतिदीप्ति किसके कारण होती है, कैथोड किरणों के कारण। कहता दो तरंगों की आवृत्ति तीव्रता 1:9 के अनुपात में है। यदि ये तरंगे व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए यानी आई समानुपाती होता है ए स्क्वायर के। तो A1/A2 समान बराबर होगा √I1/I2। ठीक है, I1/I2। तो ये हो जाएगा आपको। और कहता दो तरंगों की तीव्रता कितना है 1/9 यानी √1/9 यानी 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे देखिए तो I मैक्सिमम/I मिनिमम क्या होगा, तो ये हो जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर और A2 - A1 का होल स्क्वायर, यानी ये होगा 1 + 3 का होल स्क्वायर और 3 - 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो 3 यानी 4 के स्क्वायर 16 और नीचे में कितना हो जाएगा 4। ये कट जाएगा 4:1, यानी यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो 4:1 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो चूंकि आई समानुपाती होता है ए स्क्वायर के, ठीक, तो A1/A2 क्या होगा √I1/I2 के। नेक्स्ट कहता है कि बी यानी वोल्ट के विभवांतर के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पादित एक्स किरण न्यूनतम तरंग लंबाई सीधे अनुपातिक है। तो 120 का होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होता है, ईवी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अधिकतम गतिज ऊर्जा ईवी एक्सरे की ऊर्जा क्या होता है hc/L। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती हैं अतः आई न्यूनतम होता है। तब तो आई न्यूनतम होगा यानी ईवी बराबर हो जाएगा hc में ये लेमडा मिनिमम। तो लेमडा मिनिमम जो है समानुपाती होगा 1/v की। ठीक है, 1/v। नेक्स्ट कहता है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टेलीविज़न में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगातार इस त्रुटि को दूर किया जाता है। देखिए कहता है एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध जीवन काल इतना है, तो इतना वर्ष बाद कितनी राशि शेष रहेगी। तो टी हाफ दे दिया गया आपको, टी हाफ कितना है 1600 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहता है और यहाँ पे टी बराबर दे दिया गया 6400। ठीक है, तो एन बराबर क्या होगा 6400 बट्टा में, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6400।
ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 6400, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 6400 बट्टा में 1600, 20 से 20 कट के कितना होगा, 4, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको निकल गया n4। अब यहाँ से देखिए तो n बराबर होता क्या है, n0 इंटू 1/2 के पावर n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको n0 इंटू 1/2 के पावर n का मान 4, यानी कितना होगा, तो n0/16। तो ये हो जाएगा 1/16, यानी दूसरा ऑप्शन। देखिए कहता है कि एक आमीटर में मुख्य धारा का 0.2% गैल्वेनोमीटर से होकर गुजरता है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है तो आमीटर का प्रतिरोध होगा 123 में। यदि देखें तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो आमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, तो ये होगा 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2L। ठीक है, तो I देखिए I-2I बट्टा 1000 बराबर हो जाएगा 998। ठीक है, 998 1/2000। ठीक, तो देखिए G जो है समांतर में है, तो VG बराबर क्या होगा, VS। ठीक है, VG बराबर VS, तो यहाँ पे क्या होगा 2/2I, यहाँ पे होगा 2I/1000 इंटू 9 बराबर हो जाएगा आपको 9985, बट्टे में ये होगा 1000। ठीक, तो यहाँ से आप देखें तो S बराबर क्या होगा, G/499। ठीक है, ये R नोट बराबर क्या होता है, तो G&S है। ठीक है, अब यहाँ पे समांतर में आइए, तो यहाँ पे देखिए R नेट बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा G/S/G+S। ठीक है, तो ये हो जाएगा G/S, यानी G/G/499, और नीचे में G+G/499, यानी ये होगा G बट्टा में कितना, 500, G बट्टा में 500, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करने पर सिरका एक गैस उत्पन्न करता है जो चूर्ण के पानी से गुजरने पर दूधिया हो जाता है। दूधियापन किसके कारण होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। तो देखिए सिरका और बेकिंग सोडा मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। सिरका और बेकिंग सोडा मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से मिलाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 125 कहता, जब एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नमी युक्त हवा के संपर्क में रखा जाता है तो यह एक नीरस हरा रंग प्राप्त कर लेता है। यह लेप किसका मिश्रण है, तो 125 का हो जाएगा आपको दूसरा ऑप्शन, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तांबे की धातु वायु के संपर्क में आने पर जंग के कारण हरे रंग की हो जाती है। ठीक है, जब तांबे के बर्तन को बरसात के मौसम में हवा के संपर्क में लाया जाता है तो धातु गैस और नमी और जो वायुमंडलीय गैसों के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनाती हैं। यह तांबे की धातु की सतह को हरा रंग जो है देता है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। फिर है कि विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती हैं, प्रयोग करती हैं। तीसरा ऑप्शन स्ट्रोंशियम परमाणु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अमेरिका के प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञानी अनुसंधान संस्थानों में से एक है जिला, यानी जॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ लेबोरेटरी। ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स। कहता है यहाँ के वैज्ञानिकों ने कुछ हजार जो है स्ट्रोंशियम परमाणुओं पर आधारित एक घड़ी का निर्माण किया गया है। यह एक ऐसी आणविक घड़ी है जो सबसे ज़्यादा सटीक समय बताती है। तो यह स्ट्रोंशियम परमाणु। नेक्स्ट
कहता है खाली स्थान को 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पे होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए खनिज जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जब CaSO4 इंटू 2H2O यानी जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन के तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह क्रिस्टलीकरण के अपने पानी का 3/4 भाग खो देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है CaSO4 इंटू 2H2O इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, ये बनाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस हाफ प्लस 1.5 H2O। ठीक है, नेक्स्ट अतः 4 तत्वों PQRS की परमाणु संख्याएं क्रमशः 6, 8, 14, 16 है। तो इन तत्वों में से उपधातु, तो देखिए तो यहाँ पे होगा तीसरा ऑप्शन यानी R। तो 4 तत्व PQRS के परमाणु क्रमांक 6, 8, 14, 16 है। ठीक है, इनमें मेटलॉइड के रूप में जाने जाने वाला तत्व R है जिसकी परमाणु संख्या 14 है जो सिलिकॉन है, जो क्या है सिलिकॉन है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक अभिक्रिया के वेग को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 4, तो देखिए यहाँ पे तो अभिक्रिया दर वह गति है जिस पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसे प्रति यूनिट समय में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि और प्रति यूनिट समय में एक प्रतिक्रियाशील की सांद्रता में कमी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रतिक्रिया दर जो नाटकीय रूप से भिन्न हो सकती है। देखिए नेक्स्ट है, कहता है कि गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह जो निरंतक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सी हैं जो पौधों में पाया जाता है, जो भारत में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन हाइड्राइड। तो देखिए हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान पर पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रकार के कांच में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। तीसरा ऑप्शन यानी क्रुक्स कांच। तो सोडियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर क्रुक्स कांच का निर्माण किया जाता है। क्रुक्स कांच में पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो हमारी आँखों को नुकसान नहीं पहुँचाती, इसलिए धूप के चश्मों में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कहता निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। ठीक है, कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन नीचे दिया गया जो कौन सा कथन सही है। तो दूसरा ऑप्शन सभी अधातुएं जो अतन्य यानी तन्य नहीं होती हैं। तो अधातु उन्हें कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातुओं को ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर आदि सभी अधातुएं और अतन्य होती हैं। आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय जो है रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन।
तो देखिए, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, या जब कोई पदार्थ दो या दो अधिक पदार्थों में वियोजित होकर उसका गुण और विशिष्ट बदल जाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन और अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना आदि। नेक्स्ट, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है धातुओं के लिए सही है? तो चौथा हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, कहता है कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। धातु ऑक्साइड ज़्यादातर क्षारीय होते हैं। धनात्मक आयन बनाने के लिए धातुएं ऑक्सीजन खो देती हैं। धातुएं जो है अच्छे जो है अभिकारक हैं। अधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं अपने लवण के घोल से कम प्रतिक्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर खाली स्थान प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते। उनके बीज अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की जनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। 136 का हो जाएगा फर्स्ट, अनावृत। तो जिम्नोस्पर्म को नग्न जो है बीजी पौधों के रूप में भी जानते हैं, अर्थात इनका बीज अनावृत होता है। इसमें अंडाशय का पूर्णतः अभाव होता है। जिम्नोस्पर्म पौधों के उदाहरण साइकस, पाइनस, फर्न आदि। कहता अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा जो है ले जाया जाता है? 137 का 3, बीज वाहिका। तो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक बीज वाहिका द्वारा ले जाया जाता है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक बीज वाहिका द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? 138 का दूसरा। तो देखिए, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व में नाभिक की संरचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है, उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। ठीक है, तो किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, नाभिकीय संलयन, ये गलत है। ठीक है, जब दो हल्के परमाणु परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की संरचना करते हैं, तो इस प्रकार को नाभिकीय संलयन कहते हैं। देखिए, कहता है कि कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे होगा तीसरा, बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। तो देखिए, कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि वे कृत्रिम खाद एवं जो है कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल का रंग लाल हो जाता है। अतः इससे उत्पन्न पुष्पपुंज लाल ज्वर कहलाते हैं। तो बिना कृत्रिम खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि बिना कृत्रिम खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, जिसके परिणाम स्वरूप जल का रंग जो है लाल हो जाता है। ठीक है, अतः इससे उत्पन्न पुष्पपुंज लाल ज्वर होता है। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि वे कृत्रिम खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं। कहता है कि बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? दूसरा ऑप्शन, एनिमलिया। तो देखिए, एनिमलिया। तो कहता है कि एनिमलिया जगत में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जंतुओं को रखा जाता है। इन्हें मेटाजोआ भी कहा जाता है। हाइड्रा, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इस जगत में शामिल है। 1969 में R.H. व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगत में विभाजित किया। ठीक है, फर्स्ट मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, ठीक है, पादप जगत, कवक जगत और एनिमलिया जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आंतों के रोगों के निदान में निम्नलिखित जो है किरणों का उपयोग किया जाता है। 141 का फर्स्ट, एक्स किरण। एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। यह चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो आंतों के रोग के निदान में एक्स किरण। नेक्स्ट 142 देखिए। 142 से नीचे दिए गए कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो सतत विकास की अवधारणा का सही वर्णन करते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा यानी ए और डी। तो विकास जो सभी हितधारकों को स्वीकार्य हो। ठीक है, और उसके बाद देखिए कहता पर्यावरण की न्यूनतम क्षति के साथ नियोजित विकास। तो सतत विकास, ठीक है, सतत विकास यानी एसडी प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को नुकसान पहुंचाने बिना जो मानव विकास को बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। यह जो है पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान के साथ नियोजित विकास सुनिश्चित करता है, बशर्ते कि विकास जो सभी हितधारकों को स्वीकार्य हो। कौन सा एक पारितंत्र की परिभाषा है? फर्स्ट, तो पौधों, जानवरों और रोगाणुओं के विभिन्न समुदाय अपने पर्यावरण के साथ मिलकर। तो देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र एक भौगोलिक ग्राफिक क्षेत्र है जहाँ पौधे, जानवर और अन्य जीव साथ ही साथ मौसम और परिदृश्य जीवन का एक रूप बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक या जीवित भाग साथी और जैविक कारक या जो है निर्जीव भाग लेते हैं। जैविक कारकों में पौधे, जानवर और अन्य जीव शामिल हैं। नेक्स्ट है कि उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। 144 का होगा तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा शर्करा के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हवा और मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं। पादप कोशिका के भीतर जल का ऑक्सीकरण होता है, जिसका अर्थ है कि यह इलेक्ट्रॉनों को खो देता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम हो जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि यह इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है। तो कहता है उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा कथन सत्य है? तीसरा ऑप्शन देखिए, कहता है कि जिस बच्चे को पिता से एक्स क्रोमोसोम विरासत में मिलते हैं वह लड़की होगी। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि एक जाइगोट युग्मनज जिसमें पिता से विरासत में मिला एक एक्स गुणसूत्र होता है वह एक लड़की विकसित होगा। कहता सभी बच्चे चाहे लड़के हो या लड़कियां अपनी माँ एक्स गुणसूत्र विरासत में लेते हैं। इस प्रकार लिंग का निर्धारण इस बात से होता है कि उन्हें अपने पिता से क्या विरासत में जो है कौन सा गुणसूत्र एक्स या वाई मिलता है। नेक्स्ट कहता कि खाद्य श्रृंखला में अजैव निम्नीकरणीय कीटनाशकों का जो प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा के रूप में संचय के रूप में जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन जैव आवर्धक। तो खाद्य श्रृंखला में जैव निम्नीकरणीय कीटनाशकों का जो प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचय जैव आवर्धन कहलाता है। फिर है कि बायो मैग्नीफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिकारियों के भीतर जो विषाक्त रसायन बनते हैं। यह आमतौर पर पूरी खाद्य श्रृंखला में होता है और सभी जीवों को प्रभावित करता है, लेकिन श्रृंखला में ऊपर वाले जानवर अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कहता है कि खाद्य श्रृंखला में अजैव निम्नीकरणीय कीटनाशकों का प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा के रूप में संचय के रूप में जाना जाता है जैव आवर्धन। कहता किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता? 147 का 3 डबल रोटी पकाने में। तो मानव शरीर में कहता है कि किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का प्रयोग नहीं होता है? तो डबल रोटी पकाने में। तो यहाँ पे देखिए कहता गन्ने के कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते हैं। गन्ने के रस के किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दही बनाने में जीवाणुओं का इस्तेमाल होता है, जबकि डबल रोटी यानी खमीरीकरण के द्वारा बनाई जाती है।
कहता मछली यानी मत्स्य में क्लोम यानी गिल का कार्य होता है। फर्स्ट, जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना। तो क्लोम यानी गिल या गलफरा जलीय जीवों जैसे मछली में पाया जाने वाला एक श्वसन अंग है। इसका प्रयोग कर जलचर पानी से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। गलफरे की सूक्ष्म संरचना बाहरी वातावरण के लिए एक बहुत बड़ा तल जो है क्षेत्र प्रस्तुत करती है। कहता है रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे होगा तीसरा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यूपा या जो है कुशित विकसित होकर जो है कैटरपिलर बन जाता है। तो कुशित या प्यूपा कुछ कयांतरण करने वाले कुछ कीटों के जीवन चक्र की एक अवस्था का नाम है। यह कयांतर के दौरान होने वाली 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था है। कहता है इन कीटों के कयांतरण की जो है 4 अवस्थाएं हैं, भ्रूण, डिंब, प्यूपा तथा पूर्ण कीट या पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कि विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स वाई जेड क्रमशः एक्स वाई जेड पहचानिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा विटामिन, वाई हो जाएगा, देखिए तो एक्स में जो है ये विटामिन सी हो जाएगा, वाई आयरन हो जाएगा, जेड जो नींबू वंश के फल हो जाएगा। तो विटामिन सी या स्कॉर्बिक अम्ल मानव एवं विभिन्न अन्य पशु प्रजातियों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है विटामिन सी। ठीक है, यह विटामिन रूप में कार्य करता है। कई प्रकार की उपापचयी अभिक्रियाओं हेतु स्कॉर्बिक सभी पादपों व पशुओं में जो है आवश्यक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विटामिन, आयरन और नींबू। तो यहाँ कह रहा है कि एक्स की हीनता कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। ठीक है, मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको विटामिन सी। और कहता है यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, वाई के लिए आवश्यक है, वाई के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा विटामिन सी, आयरन और नींबू वंश के फल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।